हेलो एवरीबॉडी, वंस अगेन वेलकम बैक टू हेल गार्डन। आई होप आपकी लाइफ सही चल रही होगी। यह फ्लेम एम्पर का एपिसोड नंबर 437। और अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो आई स्ट्रांगली सजेस्ट कि पहले से जरूर देख लेना। वैसे मजा तो इसमें भी काफी आएगा। चलो फटाफट से कर लेते हैं शुरुआत। पिछले एपिसोड का एंड वहाँ पे हुआ था जो याक्लन के पेट्रियार्क सेकंड यासुआनी को जियान के कारनामों के बारे में बता रहे होते हैं। बेसिकली वो मेडिसिन हब जैसे हजारों सालों से छुआ नहीं गया और वो आइसफायर इविल ड्रैगन जिसके खिलाफ याओ क्लैन भी स्ट्रगल कर रहा था। जियान ने इन दोनों की वो जीत हासिल कर ली थी और अब वो बढ़ गया होता है 10 पीक्स की तरफ। इस एपिसोड की शुरुआत ही हमारी स्प्रेड वैली से होती है। एक रे ऑफ लाइट वूशिंग आवाजों के साथ मेडिसिन वैली की एक स्पेसिफिक लोकेशन की तरफ बढ़ रही थी। ऑफ कोर्स ये और कोई नहीं बल्कि जियान होता है जो कि अर्जेंसी से भरी आवाज में कहता है डैम इट, 10 में से 6 पीक्स ऑलरेडी ऑक्यूपाई हो चुके हैं, बस 4 रह गए हैं। लगता है टाइम बचाने के लिए मुझे सबसे पास वाले के पास जाना होगा। हम देखते हैं यहाँ से थोड़ी दूरी का सीन जहाँ पे येंजुआन जो कि ड्रैगन से वो जैसे से बच के निकला होता है, अभी उसका एक्सप्रेशन कुछ ज्यादा ही खराब थे, इसलिए वो भी अपनी सबसे पास वाले पीक पे जाकर रुकता है। वो गुर्रा के बोलता है वो स्कीमिंग बेस्टर शैनो और वो आइस फायर इविल ड्रैगन सच में क्या घटिया लक है। ये 10 गैदरिंग पीक्स जो कि सेक्रेट पिलर्स होते हैं ये लिंगू माउंटेन्स के बिल्कुल किनारे पे थे। इनमें से हर एक खंबा एक पावरफुल एनर्जी को पोजेस करता था। वैली 10 पीक्स ऐसे नेचुरल कॉन्ड्यूट्स होते हैं जहाँ पे हेवन और अर्थ की पावर अपने आप इकट्ठा हुआ करती थी। ये एंजो ने जानकारी हासिल करी होती है उसके हिसाब से इन गैदरिंग पीक्स के ऊपर पिल रिफाइन करने से एल्केमिस्ट की एफिशिएंसी दोगुनी हो जाती है। नेचुरली इस पूरे कंपटीशन में ये 10 पीक सबसे बड़ा आकर्षण बन जाते हैं। ये एंजोन के लाल रंग के बिखरे हुए बाल, चेहरा डार्क था, बॉडी पे जगह जगह पे जलने के निशान होते हैं, लेकिन 8 पीक तक पहुंचने के बाद उसकी आंखें और भी ज्यादा फायरी हॉट हो जाती हैं। तब एक कोल्ड मॉकिंग आवाज कहती है ये पीक मेरा है, तुम जाओ दूसरा ढूंढो। वैसे सच्चाई ये थी कि एंजोन बस 8th पीक के पास पहुंचा था, लेकिन 8th पीक के ऊपर एक्चुअली में खड़ा होता है एक और फिगर जिसकी बॉडी में से किलिंग इंटेंट स्टॉर्म की तरह फटता है। लोग इसे देख के बोलते हैं चिंगशन सेट का गोड आई। कहा जाता है कि इनके पीछे डुइन कॉन्टिनेंट के सुपर सेक्स में से एक है। और तो ये गोड आई इस 7th ग्रेड जुआन लेवल का इमोर्टल एल्केमिस्ट है जो कि एंशिएंट काइन के जीनियस की बराबरी कर सकता है। ये क्या टेरिफाइंग प्रेजेंस है। वे गुड आई की चारों तरफ कई बंदे पड़े होते हैं, इनके एक्सप्रेशन स्पेल्स और एकदम शैटर हो चुके थे। इसे देख के बहुत कमी लोग थे जिनकी आगे बढ़ने की हिम्मत होती है। एक कहता है जाने दो, हम इसे चैलेंज नहीं कर सकते, चलो कोई और जगह ढूंढते हैं। जब एक एक करके डिस्पर्स होने लगे थे इसे गुड आई रह जाता है अकेला। फाइनली उसके चेहरे पे स्माइल आती है। वो कहता है फाइनली अब मैं रिफाइन कर सकता हूँ। इस बार उन घमंडी एंशिएंट काइन के लोगों को दिखाऊंगा कि हमारे चिंगसन सेट की असली पावर क्या है। हाउएवर इस इंस्टेंट में गूंजती एक और कमांडिंग आवाज जो कहती क्या तुम कुछ ज्यादा ये सेलिब्रेट नहीं कर रहे। घोड़ा इससे पहले रिएक्ट भी कर पाता एक ब्लैक शैडो आसमान में पैर हुई थी। इसकी बॉडी में से ब्लेजिंग ऑरा निकल रहा होता है। इस फिगर को देख के घोड़ा के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। वो कहता है ये येन क्लैन का येंजुआन। उसके चेहरे पे जो अब तक अनशेकेबल कॉन्फिडेंस होता है वो एक ही सेकंड में गायब होने लगा था। येंजुआन की भी आंखें फ्लिकर होती हैं, चेहरे पे कोल्ड स्माइल लगती है। वो कहता है मुझे पीक पसंद आया, अब तुम्हें किसी और को ढूंढना चाहिए। बॉडी में से मफल्ड बूम की वजह से इरप्ट होती ब्राउन फ्लेम उस इंटेंस हीट के सामने पूरा माउंटेन क्विवर होता है। आसपास की शांति से बहने वाली स्पिरिचुअल एनर्जी वॉलेंट हो गई थी। वो ऑप्रेसिव ऑरा पूरी हवा को भर देता है। इवन गोडाई जो कि अपनी फ्लेम्स के ऊपर बहुत प्राइड फील करता था उसकी भी रीढ़ की हड्डी में चिल फैल गई थी, लेकिन वो भी था जिद्दी। वो धाड़ के बोलता है ठीक है मैं तुमसे फाइट करूंगा। टेक्निक होती है फिस्ट ऑफ चिंगशन। सुनाई दी थी थम थम की आवाजें और उसका भी रिलीज हुआ था। उसके दोनों फिस्ट एकदम गर्म लोहे की तरह हो जाते हैं। ये जैसे आगे बढ़ती हवा सोनिक बूम में कंप्रेस हुई थी, आसमान ट्रेम्बल होता है। कोई भी देखे येंजोन कहते हैं हमारे जैसे एंशिएंट क्लैन के जीनियसेस हमसे तुम्हारे जैसे लो बॉर्न इंसेक्ट कैसे कंपेयर कर सकते हैं, इसलिए गेट लॉस्ट। इस थंडरस आवाज के साथ येंजोन ने भी अपनी हथेली घुमा दी थी। उसका ब्राउन फ्लेम से भरा हुआ और आसमान में कंडेंस हुआ था। ये बनाता है एक फेरोशियस ड्रैगन को। फिर होती दोनों फोर्सेस के बीच में टकरावट, गूंजती है बूम बूम की आवाजें। एक ही इंस्टेंट में गुडाई का वो ब्लेजिंग पंच बिल्कुल ध्वस्त हो जाता है। वहीं पे उसके शरीर की कटी पतंग बन गई थी। एक जूइंग थर्ड के साउंड साथ दूसरी चट्टान में टकराया था। शरीर में से आती है कई हड्डियों के टूटने की आवाजें। वहीं पे काफी समय के बाद ये पहली जीत हासिल करने की वजह से येंजोन का घमंड फिर से वापस आने लगा था। वो ही करके बोलता है इस बार चलो मैं दिखाता हूँ कि एल्केमी में सबसे सुप्रीम कौन है। वो हथेली को उठाता है फिर कहता है इग्नाइट समन द चिल्ड्रन। उसकी बॉडी से खास तरीके और रिलीज हुआ था जो फॉर्म कर लेता है गोल्डन फर्नेस को। इस माउंटेन पीक के ऊपर क्लैंक क्लैंक की आवाज सुनाई देती है। ये फर्नेस जमीन पर रख जाता है। बेसिकली मामला ये थे कि जैसे भी किसी माउंटेन पीक पे फर्नेस को इग्नाइट यानी कि जला दिया जाए तो
तो फिर वो जगह ऑक्यूपाइड प्लेस हो जाती है और कोई चैलेंज नहीं कर सकता। लेकिन जैसा कहा जाता है कि नेले को दहला गूंजी थी इस माउंटेन रेंज में एक एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंस से भरी आवाज जो कहती है तुम कुछ ज्यादा ही जल्दी खुश हो रहे हो। इससे पहले कोई रिएक्ट भी कर पाता। स्पेस थ्रम 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 के साउंड का ट्रेम्बल हुआ था। कांपता तो पूरा पीक भी है। स्पेस को सॉलिडिफाई हो जाता है। इवन येंजोन की फ्लेम्स को भी देख के ऐसा लगता है जैसे इन्हें बर्फ में जमा दिया गया हो। उनकी उसकी आंखें बल्ब जैसी खुली रह गई थी। जब उसकी नजरें फाइनली थोड़ा सा नीचे गई थी उसे दिखाई दिया था एक फिगर जो कि कैजुअली इस माउंटेन के फुट पे पहुंच चुका होता है। इसके चारों तरफ का ऑरा बहुत लाउड या फिर फायरी नहीं था, लेकिन इसमें ऐसा प्रेशर होता है कि इसके सामने येंजुआन की रूह कांप जाती है। लोगों को ऐसा फील होता है कि इस फिगर की प्रेजेंस में हवा खुद अपने सिर को झुका रही हो। बस कुछ मोमेंट्स तक येंजुआन की आंखें जमी रही थी, फिर इनमें वो बोलता है गुस्सा। वो धाड़ के बोलता है जियान। ये नाम अब उसकी सोल की गहराई में छप चुका था, जैसे कोई कर्स उसका पीछा कर रहा हो। वो किसी घायल बीस की तरह दांती मीचता है। वो जानता था कि अगर उसके पास पावर होती तो बिना हेजिटेशन के जियान के 10,000 टुकड़े कर चुका होता। वहीं भी जियान काम टोन में कहता है यान कन का प्राउड सन। हाँ, वो ऑलमोस्ट मॉकिंग आवाज थी। जैसे जैसे अब उसके कदम आगे बढ़ते हैं बॉडी को सिजलिंग आवाजों के साथ फ्लेम्स ढकने लगती हैं, एक आर्मर की तरह। जियान कहते तेरे जूनियर के खिलाफ इस तरीके से बर्ताव करने की हिम्मत हुई, मैंने उसे बोरिंग समझ के छोड़ दिया, लेकिन उसके बाद तूने शहरों के साथ मिलके लिंग जिशी के ऊपर हमला किया। लगता है अब समय आ गया जब हिसाब किताब बराबर करे जाए। मामले को हम यही फिनिश करते हैं। मैंने तुझे जीने के लिए बस किराए का टाइम दिया था जो कि अब खत्म हो चुका है। वो येंजुआन जिसके चेहरे से नफरत साफ झलक रही होती है वो गुर्रा के बोलता है नॉनसेंस। ऑप्शन का तो मतलब यही है कि जो सबसे ऊंची बोली लगाएगा वो बिड उसके तरफ जाएगी। इसका मेरे साथ क्या लेने देना है। और जहाँ तक बात रही लिंग जिशी की, अगर मैंने शैनोंग के साथ मिलकर उसके ऊपर अटैक किया भी, इसे तुझसे क्या लेने देना है। तेरे ऐसा नोबडी जो कि गंदी मिट्टी से उठ के आया है। क्या तुझे सच में ऐसा लगता है कि तू हम एशियन क्लैन के प्रोडिजीज के बराबर खड़ा होगा। येंजुआन थोड़ा सा आगे झुका था और चेहरा कंटेम्प्ट से एकदम ट्विस्ट हो जाता है। वो कहता है पहले अपने आप को देख, उस गंदी नाली से निकलने वाले चूहे जो कि हमेशा उस अंधेरी दुनिया में ही रहेगा। आखिर तेरे जैसा ट्रेस हमसे कैसे कंपेयर कर सकता है। हम एंशिएंट रेसेस डूइंग कॉन्टिनेंट के पिरामिड में सबसे ऊपर खड़े हैं। तो एक वेस्ट के अलावा और कुछ नहीं है। इसकी बातों को सुन के औरों के तो सर झनना जाते हैं, लेकिन जो ये सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जियान गुस्सा होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अभी उसके चेहरे की स्माइल ईविल हो गई थी। वो नोट करके बोलते ओ तो तू इस तरीके से खेलना चाहता है। इतना कह के जियान की आवाज ड्रॉप हो गई थी, जैसे मौत का देवता खुद बोल रहा हो। वो कहते तूने मेरे फ्रेंड्स के ऊपर अटैक किया और मेरे क्लैन को मॉक किया, और तो और तूने जूनियर को भी अफेंड कर दिया। अब तेरी किस्मत का ताला लग चुका है। वेंग की आवाज साथ हवा कांपती है। जियान की बॉडी से टाइडल वेव की तरह इरप्ट हुआ था किलिंग इंटेंट। वो कहता क्योंकि तूने उसे टच करने की कोशिश की जो कि मेरी है, तो आज मैं तेरी यहीं पे कब्र बना दूंगा। येंजुआन की फ्लेम्स और वॉलेंट हो जाती हैं। घमंड से एक्सप्रेशन डिस्टॉर्ट हो रहे थे। वो रिप्लाई करता है मैं यान क्लैन का सक्सेसर, क्या तू सच में मुझसे फाइट करेगा। खासकर तेरी वो वुमन, वो मेरी नजरों में धूल के बराबर भी नहीं है। ना ही तो जरूरत है इन एक्सक्यूजेस की, क्योंकि इस जगह पे मेरी नहीं बल्कि तेरी कब्र बनेगी। उसका और एक्सपेंड हुआ था। वो ब्लेजिंग फायर सिजल की आवाजों के साथ आसपास के पत्थरों को लावा में बदल देती है। लेकिन इस इंस्टेंट में जियान के आग के अंदर कुछ अजीब सी वाइब्रेशन फील हुई थी। ये और उस पुराने वाले फॉरबिडन स्क्रोल से बिल्कुल सिमिलर था। वो सोचता है तो इसके एंसेस्टर यान ने इसके लिए एक ट्रम्प कार्ड छोड़ा है। मैं तब भी कहूँ इतना कॉन्फिडेंट है। अभी मेडिसिन वैली से बाहर बैठी सुंदर सीन को काफी टेंस एक्सप्रेशंस के साथ देख रही थी। उसकी गोल्डन आंखों में चिंता फ्लैश होती है। वो भले ही जियान से काफी दूर हो, लेकिन येंजुआन के पास जो भी चीज थी उसे भी एक डेंजर फील करवाती है। फाइनली जियान अपनी हथेली को खोलता है। बस की ऐसा स्पेस का बड़ा हिस्सा फट जाता है। एम्बर फ्लेम का लिक्विड जियान की बॉडी को ढकता है। जियान का फिगर दिखाई देता है बिल्कुल किसी फ्लेम वॉर गॉड की तरह। उसका ऑरा शार्प और डिवाइन, बिल्कुल अनस्टॉपेबल। ये उसकी नई होली फ्लेम ओरिजिन टेक्निक थी, द होली फ्लेम आर्मर। इस पावर की ऑगमेंटेशन के साथ मतलब हेल्प से जियान की स्टैंड ऑलरेडी वहां तक पहुंच चुकी थी कि उस येंजुआन को कम्प्लीटली क्रश कर सकता था। जब येंजुआन फील करता है जियान की बॉडी से ओवरवेलमिंग प्रेशर को, अपनी खुद की फ्लेम्स को अनलीश करते हुए धाड़ के बोलता है बर्न। वो इतनी मफट शावो शावो बैंग की आवाजें, उसकी ब्राउन फायर फिर से एक्सपेंड होती है। लेकिन जैसे ये जियान की एम्बर ब्लेज के कांटेक्ट में आई थी, इसके सारे रंग धुल जाते हैं। इसमें से शरीक यानी चीखने की आवाजें आती हैं जैसे टेरिफाइड हो गई हो। हवा में अपनी सेंसेस को फैलाते हुए जियान कहता है लगता है तेरी बॉडी में कई इंटरेस्टिंग चीजें छिपी हुई हैं, क्यों ना उन्हें तू मेरे हवाले कर दे और फिर जूनियर से माफी मांग। हो सकता है तब मैं तुझे यहाँ से घसीट के जाने दूं। ये शब्द एकदम आइसी कोल्डनेस से भरे होते हैं और आज जो हल्की सी एनर्जी येंजुआन की बॉडी से निकल रही होती है, जन कंफर्म कर लेता है कि वो उसी एंशिएंट फॉरबिडन स्क्रोल की तरह है। उस ओल्ड मास्टर ने सच में से आर्म कर दिया है।
लेकिन इसने जियान के लिए गेम को और भी इंटरेस्टिंग कर दिया था। वो सोचता है चलो देखते हैं कि क्या है तुझे बचा पाएगी। येंजोन ही करके बोलता है मैं भी इंटरेस्टेड हूँ कि तेरे शरीर में क्या है। वो होली फ्लेम और वो ट्रेजर जो कि स्पिरिट सीक के बॉटम से चुराया है। लड़के तू चाहे कैसी भी ट्रिक्स का इस्तेमाल कर ले, तू मेरी ऐसे एंशिएंट टाइम की सुपर जीनियस से जीत नहीं पाएगा। सच्चाई ये थी कि येंजोन की आवाज में घमंड कम डेस्परेशन याद देख रही होती है। तो जानबूझ के खुद को पुश कर रहा हो, और वो करता भी है। ब्राउन फ्लेम शावू शावू के साउंड उठती है। वो हीट हवा को डिस्टॉर्ट करने लगती है। वो फिगर्स जो कि नजारे को पास से देख रहे थे, फाइनली इन्हें अपने कदम पीछे लेने पड़े थे। यहाँ से काफी दूर से एक शैडोड एल्डर जो कि इस प्रोजेक्शन को देख रहा होता है, वो गुड़ गुड़ करके बोलता है ठीक है इसे तबाह कर दो। अगर ये लड़का उस रैली को ट्रिगर भी कर देता है तो इस जियान को खत्म करने के लिए काफी होगा, और इस तरीके से हमारे ऊपर कोई इल्जाम भी नहीं लगा पाएगा क्योंकि फेस्टिवल्स के रूल्स के अंडर है। वापस लौटते हैं हम सीन की तरफ। सुनाई देती हैं कुछ बूम की आवाजें। एम्बर फायर क्रैश हो जाती है उस ब्राउन के खिलाफ। वो टेरिफाइंग शॉक वेव्स आसमान को फाड़ देती हैं। जन के टेरिफाइंग ऑरे के सामने येंजन खुद को ट्रेम्बल होने से रोक नहीं पाता। उस एम्बर होली फ्लेम का प्रेशर इतना खतरनाक था कि येंजन को अपनी ज्यादा सोल पावर को बस खुद को डिफेंड करने में यूज करना पड़ रहा होता है, जिसकी वजह से फ्रीली अटैक नहीं कर सकता था। बेसिकली दोनों के बीच का स्टैंड गैप बिल्कुल क्लियर होता है। जन का डोमिनेंस एब्सोल्यूट था। जन अपनी थंडरस आवाज में कहता है रॉक ब्रेकिंग हेवन बरियल। उसकी हथेली उठी थी। उसके होली फ्लेम आर्मर में से तेज ग्लो इरप्ट होता है। स्पेस में रिप रिप की आवाज के साथ बड़े बड़े क्रैक्स फैलते हैं। अभी आसमान तो आसमान, जमीन भी ऐसे कांप रही थी जैसे धाड़ मार रही हो। वो धूल मिट्टी हवा में फ्लोट करती है और पत्थर चकनाचूर हो जाते हैं। पूरे पहाड़ के पहाड़ कांप जाते हैं। जब मेडिसिन गन की ऑब्जर्विंग एल्डर्स इस सीन को देखते हैं, वो खुद से बोलते हैं ये किस तरीके की होली फ्लेम है। एक और एल्डर जिसके एक्सप्रेशन पेल हो चुके थे, वो कहता है कि हम सब जो कि न जाने कितने सालों से फ्लेम्स के ऊपर रिसर्च करते आ रहे हैं, लेकिन हमने अब तक ऐसी फ्लेम कैसे नहीं देखी जो एलिमेंटल पावर को इस तरीके से उधेड़ कर रख सके। यानी कि वो यावियन जो कि खुद सुप्रीम जीनियसेस में से एक होती है, उसकी भी आंखें अभी नैरो हो गई थी। वो कहती है क्या क्या ये रॉक शैटरिंग हेवन बरियल, ये तो होली फ्लेम रैंकिंग की 35th फायर हार्ट इनकी बेस टेक्निक है, लेकिन उसकी एम्बर फ्लेम इसके बारे में मैंने कभी नहीं सुना। अभी पेटिया की यावन और सेकेंड अनईजी ग्लैंसेस एक्सचेंज कर रहे थे। तभी यावन कहते हैं रुको, क्या तुम्हें फील नहीं हो रहा वो ऑरा क्या उस वेनिश क्लैन की तरह नहीं है। सेकेंड अपनी आंखें बंद करते हैं, फिर वो कांपते हुए शब्दों में बोलते हैं द शाओ क्लैन। ये शब्द हवा में थंडर की तरह टंग जाते हैं। सीन फिर से क्रिस्टल के अंदर का दिखाया जाता है। फायर हार्ट की एबिलिटी होती है रॉक्स को कंट्रोल करना, और ऐसा हो भी रहा था। ज्ञान के इशारे पे बहुत सारे पत्थर जलते हुए मीटरोइड्स की तरह हवा में एक जगह पे इकट्ठे होते हैं, बना लेते हैं कोलोसल स्फीयर को। वो शेयर ग्रेविटेशनल प्रेशर इसने येंजुआन को वहीं पे लॉक कर दिया था। जगह जगह पे पुच्ची पुच्ची की आवाजों के साथ स्पेस कोलैप्स होता हुआ दिखाई देता है। आंखों में होली फ्लेम को भर के जान कहता है आज मैं तुझे एक डॉग की तरह क्रश करूंगा, तो यहाँ से अभी से कट ले वरना तो जहाँ खड़ा है वहीं पे खत्म कर दूंगा। ये कहती ऊपर का फायरी स्फीयर किसी दिल की तरह धड़का था। फायर हार्ट का वो अर्थ एसेंस, इसका प्रेशर ये अकेला वर्ल्ड को ट्रेमल करने के लिए काफी था। ये जोन चीखता है घमंडी लड़के रीड्स ऑन अर्थ फ्लेम्स 10,000 मिरर ब्लेज। उसका हाथ आगे थ्रस्ट हुआ था। इस इंस्टेंट में उसने अपनी सारी दुखी को समन कर लिया होता है। वो ब्राउन फ्लेम सैलाब की तरह चारों तरफ फैलती हैं, फिर आसमान में कंडेंस होती हैं। फॉर्म होता है करीब 1000 मीटर लंबा आग से जलता हुआ मिरर। बाहर आने वाली हीट सच में सफोकेटिंग थी। अभी ऐसा लग रहा होता है जैसे आसमान इंजल उठा हो। स्पेक्टेटर्स में लोग जब इस सीन को देखते हैं वो कहते हैं फ्लेम जियान की होली फ्लेम की बराबरी करने की कोशिश कर रही है। हवा भारी हो चुकी थी। दोनों फोर्सेस के और एक क्लैश होते हैं। उस ट्रेन की वजह से पूरी वैली कांप जाती है। सुनाई देती है बूम बूम की आवाजें। वाइट थ्रमिंग के साउंड का ट्रेम्बल होता है। रिलीज होने वाली हर एक शॉकवेव हेवंस को हिलाने के लिए काफी थी। अर्ली और होली फ्लेम का कोलिजन इसने पूरी मेडिसिन वैली को जगमगा के रख दिया था। और एक बैटल जो कि यांग क्लैन के जीनियस और शाओ क्लैन के असेंडेंट सक्सेसर के बीच में हो रही होती है, ये तो बस शुरुआत थी। मेडिसिन वैली ट्रेम्बल होती है। हवा का प्रेशर और भी थिक हो गया था। लोगों को ऐसा फील होता जैसे सांस लेना भी मुश्किल हो। इवन इससे पहले इन दोनों के अटैक्स पूरी तरह से रिलीज हुआ करते थे। वो एनर्जी रिपल्स पहली चारों तरफ फैलती है, बना देती है पूरी वैली को बर्निंग जोन की तरह। एक बैटलफील्ड जो कि एक्सप्लोड होने के तैयार था। ध्यान जाता है याओ क्लैन की याओई चेन के ऊपर, जो कि ऑलरेडी अपनी पिल रिफाइनिंग को शुरू कर चुका था, लेकिन वो भी थम जाता है। वो दूर हो रहे आसमान में एक्सप्लोजन को देख के बोलते ओह गुड हेवंस, इट्स ज्यूलिंग पीक से ऐसी फ्लेयरिंग, वहाँ पे कौन फाइट कर रहा है। बाहरी दुनिया
दुनिया में बैठा ओल्ड मास्टर शैंगशी, जो कि शिव से कैल्डर होता है, वो सरकाज़म के साथ उस एंसेस्टर यानियन से कहता है, तो तुमने अपनी 3 प्रोफाउंड कार्मिक फ्लेम मेंटल चुलमी एंजुआन को दे दिया है। एंसेस्टर यानियन, तुम सच में जेनरस हो। ये जो 3 प्रोफाउंड कार्मिक फ्लेम थी, ये एंसेस्टर यानियन की सबसे रेनाउंड क्रिएशन कही जाती है। ये टेक्निक लकी वजह से जमी नहीं थी, बल्कि निकली थी ऑब्सेशन से। इस एंसेस्टर यानियन ने टॉर्टियस के फायर कल्टिवेटर्स को इकट्ठा किया, फिर उस फ्लेम को फोर्ज करने में 100 साल लगे। हालांकि होली फ्लेम नहीं थी, लेकिन इसकी पावर ऑलमोस्ट उस लेवल तक पहुंच जाती थी, स्पेशली फायर हार्टियन जैसी होली फ्लेम्स के। इसका वो डीप ब्राउन ह्यू ये डिस्ट्रक्टिव ब्रिलियंस से भरा होता है। कहा जाता है कि ऑर्डिनरी हेवनली सीड से काफी आगे है। जानने वालों के दिमाग में थॉट जिस फ्लैश ही हुआ होता है, तभी दोनों फोर्सेस बूम की आवाज से टकराती है। हेवन और अर्थ हॉल करते हैं। अर्थ पीक के चारों तरफ का स्पेस ट्विस्ट और डिस्टॉर्ट हुआ था, जैसे इस पावर के प्रेशर में ही कोलैप्स होने वाला हो। इन दोनों की धारणों की आवाजें गूंजती, कोई कहता है क्रश इट, बर्न इट, फिर वो बैंग 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 वाले एक्सप्लोजन्स ये पूरी वैली के आसमान में आग सी लगा देते हैं। इस मोमेंट में लोगों को समझ में आ रहा था कि एंशिएंट टाइम के जीनियसेस होते क्या है। ऐसी पावर को कमांड करना जिसके सामने एक पल के लिए हेवन और अर्थ भी ट्रेम्बल होने लगे, ये शब्दों के बियॉन्ड था। ये सीन चलता है कुछ सेकंड्स तक और फिर येंजुआन को मैसिव ब्राउन मिरर ऑफ फायर, जो कि उसकी सिग्नेचर टेक्निक थी, ये जियान की रॉक शैटरिंग हेवली बरिल के सामने बस गिनती ही कुछ सेकंड से टिक पाती है। फिर कचक कचक की साउंड से इसमें स्पाइडर वेब्स की तरह क्रैक्स फैलने लगते हैं। ये फायर हार्टियन की माइट को तब भी संभाल नहीं पाई, वो आग से बना शीशा कांपा था, फिर ये टूटने लगता है। जर्मनी कोल्ड और शार्प आवाज में कहता है, बस तुम इन इंसानों की फ्लेम को लेके मेरी होली फ्लेम फायर को चैलेंज करना चाहते हो। रिडिकुलस। वो क्लेंच करते हैं अपने हाथ को, वो इनॉर्मस स्पीयर जो कि होली फ्लेम और ऑक्स के फ्यूजन से बना था, उसमें से निकलती वॉलेंट शॉक वेव्स, फिर ऐसी सप्रेसिव फोर्स बाहर आई थी जो येंसुआन की तरफ क्रश हो जाती है। तब तक उस ब्राउन मिरर के जो परखच्चे उड़ चुके होते हैं, येंसुआन के सर के ऊपर मौत मंडरा रही थी। वो समझ पाता है कि होली फ्लेम आखिर किंग ऑफ फ्लेम्स क्यों कही जाती है, वो एब्सोल्यूट डिवाइन पावर। अगर इंसानों के द्वारा बनाई हुई फ्लेम इनसे कैसे कंपेयर कर सकती थी। आंखों में फ्लैश होती उसकी अजीब सी लाइट, वो बड़वाते हुए बोलते होली फ्लेम, और इसकी पावर ये सच में टेरिफाइंग है, लेकिन ये मेरी डिजायर को और बढ़ा रहा है। अब चाहे मुझे इसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े। उसकी बॉडी से एक हल्का सा एशिड ऑरा रिलीज हुआ था, और उस ट्विस्टिंग मैडनेस की वजह से उसके एक्सप्रेशंस और भी क्लियर हो जाते हैं। अभी चारों तरफ की माउंटेन रेंज में उस क्रशिंग प्रेशर की वजह से कई दरारें फैल चुकी थी। वर्डी अपने आप को खोल रहा और बंद कर रहा होता है। ज्ञान की नजरें हो जाती है पैनी, उस एशिड एनर्जी को फाइनली जागते हुए फील करता है। ये इंसान जो भी कर रहा था वो नॉर्मल नहीं था। कुछ पलों के लिए स्टॉर्म थोड़ा शांत होता है। अभी येंजोन के कपड़े ऑलमोस्ट फट चुके थे, खून ने ढक लिया होता है उसकी बॉडी को। वो जैसे जैसे खड़ा हो पा रहा था, सांसें होती हैं काफी बारी, लेकिन उसकी आंखें एक अलग तरह के रिजॉल्व से भरा होता है। ज्ञान बॉय से उठता है, उसे कुछ अजीब सा फील हुआ था। खैर भी बाहरी दुनिया तो बिल्कुल शांत बढ़ चुकी होती है। आखिर किसने सोचा था कि वो फेवर्ड यान क्लैन का प्रोडिजी, जो कि चैंपियनशिप के लिए लड़ने वाले टॉप लोगों में से होता है, वो इस मिस्टीरियस कंटेंडर के सामने इस तरीके से हेल्पलेस हो जाएगा। शुरुआत से जियान ने बस थोड़ा सा ही मूव किया था, बस एक सिंगल स्ट्राइक होली फ्लेम और स्टोन को मिला के, लेकिन इसने ऑलमोस्ट फाइट एंड कर दी थी। पूरी मेडिसिन वैली के लोग एक साथ ठंडी सांस भरते हैं। लोग जान चुके थे कि येंजुआन के जीतने के चांसेस ऑलमोस्ट जा चुके हैं, लेकिन तभी बाहर बैठी जुनर बोलती नहीं कुछ गलत है। उसकी आंखें नैरो हो गई थी। पास में याओयन और बाकी के एल्डर्स बैठे होते हैं, अनीस इन सबके चेहरों पर भी देखी जा सकती थी। येंजुआन का पूरा ऑरा ही जिस तरीके से बदला है, ये काफी अजीब था। कुछ ज्यादा ही शांत, कुछ ज्यादा ही कंपोज्ड। इस टेंशन में उस एंसेस्टर येनिन के चेहरे की स्माइल और भी डीप हो जाती है। उससे बोलता है, एक अनजान लड़के के लिए येंशुआन को इस तरीके से फोर्स कर देना कि उसे अपने अल्टीमेट ट्रम्प कार्ड का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, ये इसके लिए ऑर्डिनर है। ज्ञान के पास जो होली फ्लेम है, अब वो मेरे क्लैन को बिलोंग करेगी। मुझे भरोसा है कि याओ क्लैन के पेट्रियार्क सेरेमनी के रूल्स में किसी को इंटरफेयर नहीं करने देंगे। उसकी टोन बिल्कुल स्मूथ थी, लेकिन इंटेंट एकदम ब्लेड जैसा पहना होता है। पेट्रियार्क याओवेन कहते हैं ओल्ड फॉग, ये काफी कॉन्फिडेंस लग रहा है। वह विजुनर एक हल्की सी सांस छोड़ती है, आंखों में गोल्डन फ्लेम फ्लो हुई थी। वो अपनी सॉफ्ट आवाज में कहती है, वेल अभी क्लियर नहीं हुआ है कि आखिर में हंसेगा कौन। बस मैं उम्मीद करती हूँ कि एंसेस्टर यानियन तुम इसे रिग्रेट ना करो। वो यानियन चाहे कितना भी ओवरवेलमिंग अपीयर हो रहा हो, लेकिन जूनर का ज्ञान के ऊपर फेथ एकदम एब्सोल्यूट था। 8th पीक के ऊपर खड़े एंजुआन के एक्सप्रेशंस एकदम घायल भेड़िए की तरह हो चुके होते हैं। वो दाती मीस के बोलता है, तुमने मुझे फोर्स कर दिया, तुम मुझे क्रॉस करना रिग्रेट करोगे। अब
चलो मौत के गले लग जाओ। फॉरबिडन लाइट टेक्निक हेवन शेड रेनबो। स्टेडली हवा ट्रेमल हो जाती है। ये एंशोन की बॉडी से इरप्ट होती है वो पियर्सिंग ब्रिलियंस। वेंगोम की आवाज सा स्पेस कांपा था जैसे दुनिया के ऊपर डिवाइन जजमेंट आने वाली हो। उसका ऑरा चेंज हो जाता है, कोल्ड एक्सॉल्टेड, ये टेरिफाइंगली प्योर था। लोगों को ऐसी फीलिंग आती है जैसे गॉड ऑफ लाइट को नीचे आ रही हो। इस माउंटेन रेंज में जिसमें बहुत सारे एल्केमिस्ट रिफाइन करना शुरू कर चुके थे वो अचानक से जम जाते हैं, क्योंकि इस दुनिया में एनर्जी का फ्लो अचानक से थम गया था। सारी एनर्जी खींची आ रही होती 8P की तरफ और वो सफेद रंग के ब्रिलियंस के वॉर्टेक्स में इकट्ठी होती है। लोग चिल्ला के बोलते हैं क्या आसमान से भी बहुत सारे होली और इकट्ठे होते हैं जिनमें एक डिवाइन अथॉरिटी मौजूद थी। और इस पावर को फील करने के बाद जो इमोशन सबके दिमाग में आते हैं वो थे दुख, डर और दर्द के। ऐसी माइट का सामना करना, इसके सामने इंसान तो बस कांप ही सकते थे। अभी जिसके एक्सप्रेशन काम थे वो अपनी सीट से खड़ी हो जाती है, बॉडी से बुजिंग बुजिंग की आवाजों के साथ एक्सट्रीमली प्योर गोल्डन ऑरा रिलीज होता है। वो बोलती है एंसेस्टर यानिन क्या तुम पागल हो गए हो, लेकिन वो यानिन बस नोट करता है। वो कहता है बच्ची मेडिसिन प्लान की ग्रैंड सेरेमनी किसी के इमोशंस का प्लेग्राउंड नहीं है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग राइज होते हैं, कमजोर आते हैं घुटनों पे, ये दुनिया का तरीका है। जुनर की आवाज एकदम चिल्ली हो गई थी। वो कहती है अगर उसके शरीर से खून ही बाहर आया तो मैं तुम्हारे पूरे यान क्लैन को फ्लैट कर दूंगी। अब भाई फ्लैट होने का मतलब ये है कि वहाँ कुछ भी नहीं बचेगा, सब एक जैसा हो जाएगा, सब धूल में मिल जाएगा। उसके आईब्रोज के बीच का जो डिवाइन मार्क होता है जो ग्रीन कार्नेशन सील को रखता था वो हर एक मिली सेकेंड के साथ और भी ब्राइट होता जाता है। लूनर के चारों तरफ की हवा रिपल होती है। ये पावर इतनी ज्यादा एंशिएंट और रॉयल थी इवन सेकेंड यशवानी और याओ क्लैनिंग के पेट्रियार्क जैसे एक्सपर्ट्स भी चिल फील करते हैं। पेट्रियार्क याओवेन खुद को कंपोजर में रखते हुए गहरी सांस लेके बोलते हैं एवरीवन प्लीज अपने आप को शांत रखिए। इस सेरेमनी में कैजुअलिटी का रिस्क हमेशा रहा है और ये शुरुआत से ही क्लियर हो चुका था। क्या अंदर अंदर से वो सोच रहे होते हैं कि इस लड़की का बैकग्राउंड ये बिल्कुल सिंपल नहीं है। उनकी आंखों में रिफ्लेक्ट होता है जुनर की आईब्रोज के बीच का वो मार्क, याओवेन का वो एक्सपीरियंस हार्ट एकदम क्विवर हो रहा था। फोकस हम ले जाते हैं फिर से अंदर की तरफ। अब ये पूरी माउंटेन रेंज ट्रेम्बल होनी शुरू हो गई थी। आसमान डिम होता है और वो हेवन अर्थ की एनर्जी इसे फोर्सफुली स्नैच कर लिया जाता है। लाइट इकट्ठी होती है येंजुआन के अंदर। वो बेसिकली एक लाइट को वून में ढक गया था। इस पावर को फील करके उसका चेहरा बैडनेस और खुशी के साथ ट्विस्ट होता है। ये फॉरबिडन टेक्निक स्क्रॉल एक्चुअली में उस एंसेस्टर येन ने उसे दिया था। इसका नाम था द लाइट सिस्टम हेवली सेड रेनबो। हालांकि येंजुआन उसकी पूरी पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकता था, लेकिन सेमी फॉरबिडन टेक्निक का पार्शियल एक्टिवेशन भी ऑलमोस्ट किसी भी चीज को अनहाइलाइट करने के लिए काफी होता है। उसके हिसाब से जैसे ही जियन खत्म होगा वो तुरंत ही उसकी सोल पावर और होली फ्लेम को अपना बना लेगा, जिससे वो फैल ही जा पाएगा उस ओरियन सोल रियल में और बनेगा एक ट्रू 8th ग्रेड का होली रैंक का एल्केमिस्ट जिसके सामने दुनिया सर झुकाएगी। इन ट्रेमलिंग माउंटेन पीक्स के ऊपर का आसमान बीच में से फटता है। एक इंटेंस लाइट का ब्लाइंडिंग पिलर निकला था। वेल ये वही हेवन शेड रेनबो था। फाइनली इस पॉइंट पे जियन की एम्बर फ्लेम हल्की सी फ्लिकर होती है जैसे कोई गॉड आसमान को थाम रहा हो। आसमान में थ्रम 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 की आवाजें गूंजती हैं। कई इंटेंस होली और से बने हुए पार्टिकल्स एक ब्लाइंडिंग रेनबो में ट्रांसफॉर्म होते हैं। इसमें होता है वो सॉवरन जैसा गॉड लाइक प्रेशर जो कि मेडिसिन वैली में मौजूद सारे एल्केमिस्ट के रोंगटे खड़े कर देता है। इनके दिल तेजी से धड़कते हैं और हाथ क्लेंच हो जाते हैं। वे खोपड़ियां जन्ना रही थी। ये सेंसेशन इतनी शार्प थी जैसे मौत के करीब हो। कई लोग फील करते हैं कि उनका विल बेंड हो रहा है। आखिरकार अब वो फाइनली रियलाइज कर रहे थे वो कितने छोटे हैं ऐसे टेरिफाइंग बींग्स के सामने, कितने मामूली और हेल्पलेस हैं। ये एंजन अपने दोनों हाथों को फैला के हंस के बोलता है सब तुम्हारी वजह से है। फिर ढक लिया था एक सफेद रंग के हालों ने, वहीं पे उसकी स्किन कवर हो जाती है लाइट थ्रेड से। वो ब्राउन फ्लेम सोल फोर्स और उसकी दुखी भी ये सब इरप्ट हुआ था। वो इस मोमेंट में पिल रिफाइनिंग के लिए भी एनर्जी नहीं बचाता, वो सब कुछ फॉरवर्ड रेनबो में डाल देता है। बेसिकली वो इस ब्लॉक के साथ जियान को खत्म करना चाहता। सच्चाई ये थी कि ऐसी फॉरवर्ड टेक्निक्स को यूजुअली इस्तेमाल करने के लिए कम से कम 8/2 की पूरी पावर चाहिए होती है, लेकिन येनजोन अब भी 7 स्टार के परफेक्शन पे था। वो इसे ट्रूली कंट्रोल नहीं कर सकता था, लेकिन भले हाफ फॉरवर्ड एक्टिवेशन हो तभी इसने उसे निचोड़ के रख दिया था। लेकिन वो जानता था कि अगर इस अटैक ने जियान को खत्म कर दिया तो उसके सारे के सारे एफर्ट्स वर्थ इट होंगे। उसने जो खोया है उससे कई गुना ज्यादा रिकवर करेगा। फाइनली वो लाइट पार्टिकल्स येनजोन के एसेंस को खींचते हैं। ये पावर सब कुछ डिवाओ करके तेजी से ग्रो होने लगी थी। आसमान से निकलती कॉस्मिक रिवर जो कि जमीन को ढक देती है। इसके कांटेक्ट में आने वाली हर एक चीज प्योरीफाई होती जाती है। इसकी डिविनिटी के सामने रेजिस्टेंस एकदम छोटा सा लगता है और ऐसा लगता था इस होली लाइट रिवर में दुनिया के सारे दर्द और कलेक्टिव वीविंग शामिल हो। मतलब सबके रोने की
की आवाजें ये रिवर्स बेली को एक अलग ही रूप दे देती है। ये इंसान पागलपन में किस तरीके के एक्शन ले रहा था और उसने किस तरीके की फोर्स को अनलीश किया होता है, ये सब जियान चुपचाप से स्टडी करता है। लेकिन अगर उसकी आंखों में देखा जाए तो बिल्कुल भी कोई डर नहीं होता, बल्कि वो स्माइल के साथ बोलता है तो तुम्हारा ये ट्रम्प कार्ड है। तभी मैं कहूँ कि तुम फियरलेस क्यों। सच्चाई ये थी कि जिस अटैक ने उस यानजुआन को ऑलमोस्ट मौत के कगार पे पहुंचा दिया था, वो तो बस यान के लिए एक वार्म अप था। अब जब वो सामना कर रहा है इस हाफ फॉरवर्ड टेक्निक का, तब तक उसका शांत रहने वाला खून फाइनली बॉयल होने लगता है। उसके अंदर की अलग अलग फोर्सेस जागती हैं, जैसे डेवल पावर, दो स्पिरिट। जियान कहता है चलो देख ही लेते हैं कि कौन स्ट्रॉन्ग है, तुम्हारी हाफ फिनिश फॉरबिडन आर्ट या मेरी हाफ फिनिश डोमिनियन बॉडी। कोई थी उसकी दहाड़ने की आवाजें, जो थी ड्रैगन गॉड चेंज फर्स्ट सेकंड थर्ड, फिर फोर्थ हाफ ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन द डोमिनियन बॉडी। फिर वो कहता है सोल शैडो डिसेंड। वो मिक्स करता है अपने अंदर की डेवल्स की पावर को ड्रैगन की बैक्शिया के एजोर स्केल्स के साथ। उसके पीछे फॉर्म होता है ह्यूज टॉर्टोइज सर्पेंट, जो कि बैक्शिया की कंडेंस सोल शैडो थी। ज्ञान के हिसाब से वो हाफ डन फॉरबिडन आर्ट उसकी डेवल की पावर को सरपास नहीं कर सकती। हेवंस बूम की आवाज के साथ ट्रेम्बल हुए थे। वो होली ऑर्डर से बनी रिवर फूलती है, ऐसा लग रहा था जैसे इसके ऊपर कोई हथौड़े चला रहा हो। एक टेरिफाइंग गेट खुलने वाला हो और उसका कंट्रोल था जियान के हाथ में। यहाँ पे इस मेडिसिन वैली में शांति फैली हुई थी, ऑल्डर माउंटेन में क्योस फैल गई होती है। लोग चिल्ला के बोलते हैं पागल, ये मैडमैन है। सारे फैक्शंस के लीडर अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं। इन सब की वो सिकुड़ी आंखें टिकी होती हैं क्रिस्टल प्रिज्म के ऊपर। ये लड़का अपने इंसानी शरीर के साथ उस सो कॉल्ड फॉरबिडन टेक्निक से टकराना चाहता। वहीं पे कुछ ओल्ड मॉन्स्टर्स एंसेस्टर यानिन की तरफ देख के बोलते हैं बहुत अच्छे। बेसिकली इस सेरेमनी में गारंटीड रिजल्ट्स को हासिल करने के लिए इसने येनजुआन को एक्चुअल फॉरबिडन स्क्रॉल दिया था। यही वो पल होता है जिस पॉइंट में सेकंड येनजुआनी का कंपोजर फाइनली क्रैक हो जाता है। दोनों ही पीयरलेस टैलेंट थे। सेकंड सेरेमनी में कोई डिजास्टर नहीं चाहते थे। वो कहते हैं पेट्रिया परहैप्स हमें इंटरवीन करना चाहिए। हाउएवर पेट्रिया किया वो अपनी काम आवाज में कहते हैं तो इस फॉरबिडन को कैच करना चाहता है। चुआनी हमें नॉर्मल तरीके से प्रोसीड करना है, इतने सारे लोग देख रहे हैं, हमें हर कीमत पे क्राउड को कन्विंस करना होगा। यह प्लान का पेट्रिया को फॉरबिडन टेक्निक की पावर को अच्छे से जानता था, लेकिन सवाल ये कि क्या लड़का सच में से संभाल सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो जियान का नाम पूरे डुइन कॉन्टिनेंट में ड्रम की तरह बजेगा। अब एंसेस्टर यानी अपने चेहरे की स्माइल बिल्कुल रोक नहीं रहा होता। वो स्मूथ आवाज में कहता है कुछ समय के बाद हमारे यंग के पेट्रिया को यहाँ पे आने में काफी खुशी होगी। उसके हिसाब से जीत ऑलरेडी उसके हाथ में है, और जब उसने पेट्रिया को बीच में ला दिया है तो किसी और चीफ की इंटरफेयर करने की हिम्मत नहीं हो सकती। खासकर ग्रैंड सेरेमनी का रूल क्लियर था, जिंदगी और मौत किस्मत के ऊपर निर्भर करेगी, इसमें कोई आउटसाइडर इंटरफेयर नहीं कर सकता। लूनर भी कहती है मैं भी उम्मीद करती हूँ। वो और कुछ नहीं बोलती, वो एक हाथ से अपनी चिन को सपोर्ट करती है। लेकिन वो तो उसके आसपास के एक साथ दो इमोटर्स को पूछो कि जूनर की बॉडी से निकलने वाली फ्लक्चुएशंस कितनी टेरिफाइंग थी। इन सब की चिल फैल रही होती है। ज्ञान बोलते येंजोन कम ऑन डू इट। उसकी बॉडी को ड्रैगोनिक आर्मर ने ऑलरेडी ढक लिया था। वो कंटिन्यू करता है मैं भी देखना चाहता हूँ इस फॉरबिडन आर्ट की पावर होती क्या है। येंजोन जिसकी आंखों को ढक लिया होता है लाइट और इन्हें, वो गुड 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 करके कहता है तो फिर सामना करो इस दुनिया की ग्रेटेस्ट पावर का, फॉरबिडन आर्ट कम। उसके दोनों हाथ एक दूसरे में जाके स्लैम हो जाते हैं, जिसके साथ ही उसकी बॉडी में रह गया लास्ट ट्रेन का ट्रेस, वो भी डिसअपियर हो गया था। फाइनली थम 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 के साउंड गूंजते हैं। वो सुप्रीम रिवर ऑफ लाइट एकदम हार्ट की तरह बीट होती है। इसमें से निकलते हैं रेनबोज जिनका फोकस जियान था। ये कचा कचा की साउंड का डिस्टॉर्ट हो गए कई घूमते हुए स्पीयर्स का फॉर्म लेते हैं। खासकर इसमें से ग्लोब बाहर आ रहा था, इसे देख के लोगों की आंखें जलने लगती हैं। सबको आंसुओं के साथ इन्हें बंद करना पड़ता है। ये अटैक कभी आया भी नहीं था, लेकिन जियान के पीछे का वो ड्रैगन किंग बैक्शिया का फैंटम डेंजर को सेंस करके दहाड़ मारता है। जियान को ऐसा फील होता है जैसे पूरा आसमान ही उसके ऊपर गिर गया हो। इस हाफ फॉरबिडन स्क्रोल की पावर में एक एक्चुअल डेथ की फीलिंग थी। वो सोचता है फॉरबिडन नाम सच में डिजर्व करती है। उसकी ऊपर शावो शावो की आवाजों के साथ कई मॉन्स्टर्स लाइट वेव से रफ्ट होती है, जैसे ये उसे अंदर से सील करना चाहती हो। इवन जियान के चारों तरफ के हेवन और अर्थ के ऑरे को मिटा दिया गया था। ये ऐसा होता है जैसे तुम्हें ऐसी खाई में ढकेल दिया जाए जिसका कोई अंत ही न हो, तुम्हारे पास कुछ भी करने का विकल्प न हो, बस इंतजार ही कर सकते हो फाइनल जजमेंट का। जियान भी गहरी सांस लेके बोलता है तो एक फॉरबिडन आर्ट है। फिर गड़गड़ाती हुई रोर की आवाज गूंजती। इसके रिप्लाई में येंजन बोलता है जियान डाई हेवली सेड रेनबो हेवली रेनबो लाइट। जब उसकी हल्की सी आवाज फैली थी वो आसमान के रेनबोस पास में आते हैं। ये फाइनली मिलकर बनाते एक सफेद रंग के पैलेस को। इस चीज के सामने स्पेस ऐसे ही कोलैप्स होता है जैसे सारे एलिमेंट्स ही खत्म हो गए हों। एब्सोल्यूट पावर सीधी बढ़ जाती है जियान की तरफ। लोगों के हिसाब से अगर लड़का इस अटैक से बच भी आता है तभी वो ऑलमोस्ट अपनी सारी पावर
पावर को खो देगा। जॉन भी अनलीश करता है सब कुछ। वो कहता है मैं बिलीव नहीं करता कि हाफ इन फॉरन आर्ट एक्चुअली मुझे खत्म कर सकती है, इसलिए डोमिनियन बॉडी राइज। एक तेज बूम का साउंड गूंजाता, उसके अंदर का ड्रैगन ब्लड बॉयल होता है। व्याक्षा की सोल शैडो से निकलती है ऐसी पावर जो कि सोलिलाइट और को भी निकल सी जाती है। जॉन की फिस्ट को डेंस और स्किल्स ने ढक लिया होता है। फाइनली वो रिलीज करता है एक सिंपल से पंच को। इस इंस्टेंट में पूरी मेडिसिन वैली और इसके अंदर मौजूद हर एक क्रीचर वहीं पे थम गया था। दोनों के बीच में होने वाले वर्ल्ड शैटरिंग क्लैश को देखने के लिए लोग ना ही पलकें झपकाते हैं, ना ही सांसें लेते हैं। लेकिन इन्हें क्या पता था ये कुलियन इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा। वही भी तुम्हारे भाई के पास आगे एक्सप्लेन करने की ताकत नहीं बची है, इसलिए डोंट से कि क्रिटिकल मोमेंट पे रोक दिया। खैर सीएन जॉन का हश्र क्या होगा हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। चिंता मत करो, उसमें बैटल खत्म ही नहीं होगी, बल्कि जैन अपनी पिल को रिफाइन करना शुरू भी कर देगा और मोस्ट लाइकली हेवली ट्रिबुलेशन भी अपीयर होने वाली है। अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन करके रखना, जिससे रिलीज होते ही वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। बस मैं ये भी जानता हूँ कि आप में से कईयों से नेक्स्ट एपिसोड का इंतजार नहीं हो रहा होगा, इसलिए चलो हम इस एपिसोड में रखते हैं लाइक टारगेट। अगर आज इस एपिसोड में कंप्लीट हो जाते हैं 7500 लाइक तो नेक्स्ट एपिसोड आज ही रिलीज करूंगा। अब ये मत कहना कि तुम 70,000 लोग एक्चुअली में 7,500 लाइक्स भी कंप्लीट नहीं कर सकते हो। खैर ऐसा अगर नहीं भी हो पाता है तब भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। चैनल की मेंबरशिप सब भी ओपन है, आप उसका हिस्सा बन के नेक्स्ट पार्ट को आज शाम को ही देख सकते हो थ्रू द अर्ली एक्सेस। वही भी जो लोग हमेशा 2 से 3 पार्ट्स आगे रहना चाहते हो वो अपने लेवल्स को अपग्रेड कर सकते हैं इमोर्टल लैंप या उससे ऊपर। जॉन का ऑप्शन चैनल की होम पेज और सब्सक्राइब के साइड में दिखेगा। आई थिंक यू शुड डेफिनेटली चेक दैट आउट। तब तक के लिए मैं लेता हूँ विदाई। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।